हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल एंड टिश्यू। सेल एंड टिश्यू, इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी से तात्पर्य है सिंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजिकल से तात्पर्य है सिंस ऑफ बॉडी फंक्शन होता है। ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के 6 लेवल होते हैं, जैसे केमिकल लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, सिस्टम लेवल, होल बॉडी लेवल। केमिकल लेवल है ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होती है। ह्यूमन बॉडी में सामान्यतः 26 एलिमेंट पाए जाते हैं, जिनमें से जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन लगभग 96% बॉडी मास को बनाते हैं, जिन्हें मेजर एलिमेंट कहते हैं। अन्य 8 को लेजर एलिमेंट कहते हैं और शेष 14 ट्रेस एलिमेंट कहलाते हैं। 2 और अधिक एटम साथ मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। सेल्यूलर लेवल, कई मॉलिक्यूल साथ मिलकर सेल बनाते हैं, जिसे ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कहते हैं। टिश्यू लेवल, सिमिलर सेल का ग्रुप जो एक साथ मिलकर एक विशेष कार्य करते हैं, उन्हें टिश्यू कहते हैं। ऑर्गन लेवल, डिफरेंट टिश्यू एक साथ मिलकर विशेष कार्य के एक शेप बनाते हैं, वह ऑर्गन कहलाते हैं। सिस्टम लेवल, एक कॉमन फंक्शन के साथ उन्हें संबंधित ऑर्गन की यूनियन को सिस्टम कहते हैं। वोल बॉडी लेवल, सभी पार्ट या सिस्टम साथ मिलकर एक साथ काम करके वोल बॉडी बनाते हैं। बेसिक लाइफ प्रोसेस, निम्न 6 लाइफ प्रोसेस एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग से नॉन लिविंग थिंग में डिफ्रेंशिएट करते हैं। वो ये है मेटाबॉलिज्म, यह एक बॉडी में होने वाली सभी केमिकल प्रोसेस का योग होता है। इनकी 2 फेज होती है, एक सिंपल कैटाबॉलिज्म और दूसरी एनाबॉलिज्म होती है। रेस्पॉन्सिवनेस, एबिलिटी टू डिटेक्ट चेंज एंड रेस्पॉन्स टू द चेंज। अदर लाइफ प्रोसेस आर मूवमेंट, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड रिप्रोडक्शन। उपरोक्त किसी प्रोसेस के स्टॉप होने से सेल और टिश्यू की डेथ हो जाती है, जिन्हें परिणाम स्वरूप बॉडी की डेथ हो जाती है। प्लान एंड सेक्शन, देर आर 3 टाइप ऑफ सेक्शन: सेजेटल सेक्शन, फ्रंटल और कॉर्नल सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन और क्रॉस सेक्शन और हॉरिजॉन्टल सेक्शन। एक वर्टिकल प्लान अथवा सेक्शन जो बॉडी अथवा एक ऑर्गन को राइट और लेफ्ट साइड में डिवाइड करते हैं। फ्रंटल और कॉर्नल सेक्शन, एक प्लान अथवा सेक्शन जो बॉडी अथवा एक ऑर्गन को एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करते हैं। ट्रांसवर्स, एक प्लान अथवा सेक्शन जो बॉडी अथवा एक ऑर्गन को सुपीरियर और इंफीरियर पोर्शन में डिवाइड करते हैं। सेल, एक लिविंग स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो एक मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड होती है, सेल कहलाती है। सेल को 3 मेन पार्ट में, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में डिवाइड करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, यह सेल की आउटर बाउंड्री बनाती है और सेलेक्टिव सब्सटेंस को सेल के अंदर और बाहर जाने देती है। सेल मेम्ब्रेन 3 प्रकार के लिपिड्स मॉलिक्यूल जैसे फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल तथा ग्लाइकोलिपिड्स की लिपिड लेयर से बने होती है। ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के आर पार सब्सटेंस की मूवमेंट होने को 3 निम्न प्रकार के क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला है पैसिव, दूसरा एक्टिव और तीसरा ऑर्गेनेल्स। पैसिव प्रोसेस, सब्सटेंस का सेल की एनर्जी के बिना अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट द्वारा मूव डाउन होना। सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन की पैसिव प्रोसेस के सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस उदाहरण है। सिंपल डिफ्यूजन, मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की हेल्प के बिना सेल मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर के द्वारा सब्सटेंस का फ्रीली मूवमेंट होना। फैसिलिटेड डिफ्यूजन, मेम्ब्रेन प्रोटीन के कैरियर मॉलिक्यूल की तरह कार्य करने से सेल मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर द्वारा सब्सटेंस सच एज ग्लूकोज का मूवमेंट होना। ऑस्मोसिस,
यह एक विशेष प्रकार का डिफ्यूजन होता है जिसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसे सेल मेम्ब्रेन के से केवल वाटर ही डिफ्यूज हो सकता है। सेकंड है एक्टिव प्रोसेस। इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत सब्सटेंस को मूव कराने के लिए सेल्यूलर एनर्जी का उपयोग होता है। यह प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिव प्रोसेस के एग्जाम्पल है। फैगोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस का ही एक फॉर्म है जिसमें सेल लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स जैसे वॉर्म आउट सेल्स, बैक्टीरिया इत्यादि को एनगल्फ करती है। भी है साइटोप्लाज्म। पहला था, जैसे ये सेल का दूसरा भाग है, पहला था प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, और ये सेकंड है साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन व न्यूक्लियस के बीच में पाए जाने वाले सभी सेलुलर कंटेंट साइटोप्लाज्म कहलाते हैं। इट हैज़ टू बोर्ड डिवीजन, एग्जाम्पल साइटोसोल और ऑर्गेनेल्स। फर्स्ट है साइटोसोल। ये होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। यह साइटोप्लाज्म का फ्लूइड प्रोटीन होता है जो टोटल सेल वॉल्यूम के 55% भाग को बनाता है। इसमें 75 से 90% वाटर और शेष आयन जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, प्रोटीन, फैट, एटीपी व वाटर प्रोड्यूस होते हैं। यह कई केमिकल रिएक्शन की साइट होती है, जैसे ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के दौरान होने वाली ग्लाइकोलाइसिस, गेन ऑफ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। सेकंड है ऑर्गेनेल्स। एक सेल में पाए जाने वाली स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिनके एक स्पेसिफिक शेप होता है और जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सम ऑर्गेनेल्स आर द सेंट्रोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द गोल्गी एप्रोटिस, लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इसका एक छोटा भाग है ऑर्गेनेल्स का सेंट्रोसोम। इसमें होता है न्यूक्लियस के पास एक ऑर्गेनेल जिसके सेंटर में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। माइटोसिस के दौरान सेंट्रियोल सेल के अपोजिट पोल पर माइग्रेट होता है और प्रत्येक एसाइट के सेंटर बनाता है जिनसे स्पाइंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। और बी है राइबोसोम। एक सेल ऑर्गेनेल जो न्यूक्लियस में राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए और प्रोटीन से बनाते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस साइटो मैसेंजर आरएनए अटैचमेंट की साइट होती है। राइबोसोम्स प्राय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर स्थित होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर स्थित राइबोसोम अन्य ऑर्गेनेल्स के लिए आवश्यक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। फ्री राइबोसोम्स साइटोसोल के लिए आवश्यक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रियम में भी सिचुएटेड होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन का निर्माण करते हैं। सी है लाइसोसोम। एक सेल ऑर्गेनेलिज्म जो इंट्रासेल्यूलर डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। इसमें कई हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करने में समर्थ होते हैं। लाइसोसोमल एंजाइम एक सेल द्वारा फैगोसाइटाइज्ड पैथोजेंस तथा और डैमेज्ड टिश्यू के डाइजेस्टिव में सहायक करते हैं। डी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच के साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन्स ट्यूबुल्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। इफ फाउंड इनटू 2 फॉर्म, ये 2 फॉर्म में होता है। इनका एक रूप होता है राइबोसोम से अटैच होता है जिसे ग्रैन्यूल अथवा रफ ईआर कहते हैं। यह प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन की साइट होती है। और दूसरे फॉर्म में राइबोसोम्स नहीं होते, उसे एंगुलर अथवा स्मूथ ईआर कहते हैं। यह लिपिड और स्टेरॉइड सिंथेसिस की साइट होती है।
ई होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। यह एक थिन मेम्ब्रेनियस सैक जैसा ऑर्गेनेल्स होता है जो लगभग सभी सेल्स में पाया जाता है। यह प्रोटीन की सबसे ट्रांसपोर्टेशन के दौरान प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करने में इन्वॉल्व होती है। अब है माइटोकॉन्ड्रिया, एक रोड अथवा ओवल शेप 0.5 mm डायमीटर का सेल ऑर्गेनेल्स होता है। इसमें सेल रेस्पायरेशन की एरोबिक ऑक्सीजन रिक्वायरिंग स्टेज के लिए आवश्यक एंजाइम होते हैं, इसलिए यह अधिकांश एटीपी सिंथेसिस की साइट होती है, इसलिए इन्हें सेल के पावर हाउस भी कहते हैं। एक्टिव ऑर्गन्स जैसे लीवर, मसल सेल और किडनी में इनकी संख्या अधिक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन तथा इनके बीच में स्मॉल फ्लूइड फाइल्ड स्पेस होते हैं। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एक सीरीज ऑफ फोल्ड्स होते हैं। इन्हें माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टेज कहते हैं तथा इन फोल्ड्स की फ्लूइड फिल्ड कैविटी को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल कैट्रिक्स और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स सेलुलर रेस्पायरेशन के एरोबिक फेज की साइट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना स्वयं का डीएनए होता है जो केवल मदर से प्राप्त होता है और इसमें 37 जीन्स होते हैं। सी है न्यूक्लियस। यह सेल के अंदर एक ओवल शेप सिंगल स्ट्रक्चर जिसमें जेनेटिक मैटेरियल होता है जिसे क्रोमोसोम्स कहते हैं। यह सेल का तीसरा भाग है। न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन के समान ही एक स्ट्रक्चर जैसे न्यूक्लियस एनवेलप अथवा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं, वह इसे साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है। न्यूक्लियस में एक अथवा अधिक स्फेरिकल बॉडीज होती है जिन्हें न्यूक्लियो कहते हैं, जो राइबोसोम बनाती है। न्यूक्लियस में सेल की हेरेडिटी यूनिट पाई जाती है जिन्हें जीन्स कहते हैं। जीन्स क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं और प्रत्येक क्रोमोसोम एक डीएनए के लॉन्ग मॉलिक्यूल के साथ कई प्रोटीन्स से बना होता है। एक सेल अथवा ऑर्गेनिज्म में उपस्थित संपूर्ण जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जीनोम कहते हैं। ह्यूमन जीनोम कंटेन अबाउट 30,000 जीन्स। नेक्स्ट है न्यूक्लियस एसिड। हाई मोलिकुलर वेट के केमिकल्स का एक ग्रुप जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से बने होते हैं तथा जो सेल के रेप्लिकेशन और सेलुलर प्रोटीन्स के मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ले जाते हैं, न्यूक्लियस एसिड कहलाते हैं। इन्हें न्यूक्लियस एसिड कहते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम यह सेल की न्यूक्लियस में डिस्कवर हुए थे। इनकी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है जो शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन बेस तथा पेरिमीडियम से बनी होती है। इसके टाइप है राइबोन्यूक्लियस एसिड आरएनए व डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए, दो महत्वपूर्ण प्रकार न्यूक्लिक एसिड है। इसका फर्स्ट है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए। हाई मोलिक्यूलर वेट का एक कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस एसिड जो कई मोलिक्यूल से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड्स एक डीऑक्सीराइबो शुगर और 4 में से किसी एक न्यूक्लियस बेस से बना होता है। डीएनए में पाए जाने वाले 4 नाइट्रोजनस बेस में से 2 प्यूरिन्स और 2 पिरिमिडिन्स होते हैं। एडेनिन हमेशा थायमिन से और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से अटैच होता है।
वाटसन और क्रिक 1953 में मॉडल के अनुसार डीएनए की स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स के समान होती है। न्यूक्लियोटाइड दो लॉन्ग चेन में एक दूसरे से ट्विस्टेड होकर डबल हेलिक्स के फॉर्म में होते हैं। एक डबल हेलिक्स कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर जैसे एटीपी और सीजी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। क्रोमोसोम्स में उपस्थित डीएनए हेरिडिटी यूनिट जीन का केमिकल बेसिस होता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाता है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए। डीएनए इज ए बेसिक molecule of hereditary. Genes are the basic unit of hereditary made of DNA. Nucleic acid store, express and transmit genetic information from one generation to another generation. Maturation into DNA produce abnormal cell, malignant cell. DNA from RNA and RNA from protein. डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। आजकल इस टेक्निक का उपयोग रिसर्च, पैटर्निटी आइडेंटिफिकेशन और इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन की लीगल सिचुएशन में होता है। ए स्पॉट ऑफ सीमन एंड ब्लड इज इनफ फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सेकंड है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ए न्यूक्लिक एसिड जो सभी लिविंग सेल में प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। कुछ वायरस, आरएनए वायरस में यह एकमात्र सोल न्यूक्लियस एसिड होता है। निम्न स्ट्रक्चरल डिफरेंसेज के अलावा आरएनए डीएनए के समान ही होता है। डीएनए में पाई जाने वाली डीऑक्सी राइबोज शुगर के स्थान पर आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है। डीएनए में पाए जाने वाले थायमिन बेस के बजाय आरएनए में यूरेसिल बेस होता है। आरएनए में थायमिन तथा डीएनए में यूरेसिल नहीं होती, एब्सेंट होती है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड जबकि डीएनए डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल होता है। टाइप ऑफ आरएनए। आरएनए मुख्यतः 3 रूपों में पाया जाता है जिसका निर्धारण न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या द्वारा होता है। पहला है मैसेंजर आरएनए, दूसरा ट्रांसफर्स आरएनए एंड तीसरा राइबोसोमल आरएनए। पहला पढ़ेंगे मैसेंजर आरएनए। यह डीएनए टेम्पलेट्स के ट्रांसक्रिप्शन से बनता है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन सिंथेसिस की फर्स्ट स्टेप होती है जिसमें एक मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल का निर्माण होता है जो डीएनए जीन की एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी होती है। एमआरएनए न्यूक्लियस में उपस्थित डीएनए से स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स के सीक्वेंस के कोड को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए साइटोप्लाज्म में ले जाता है। इट इज 10 to 20% ऑफ टोटल आरएनए। बी है ट्रांसफर्स डीएनए, मतलब टीआरएनए शॉर्ट रूप है इसका, सोल्यूबल आरएनए या एसआरएनए भी कहते हैं इसे। टीआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एमिनो एसिड के ग्रुप्स को साइटोप्लाज्म से राइबोसोम तक ले जाता है। इट इज 10 to 20% ऑफ आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए भी कहा जाता है इसको। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम्स के अंदर पाया जाता है तथा प्रोटीन सिंथेसिस में असिस्ट करता है। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इट इज 60 to 80% ऑफ आरएनए। सेल डिवीजन। यह सेल के स्वयं के रिप्रोड्यूस होने की प्रोसेस होती है। यह 2 प्रकार की होती है, जैसे माइटोसिस और दूसरी होती है ये होती है माइटोसिस और ये होती है माइटोटिक फेज। माइटोसिस सोमेटिक सेल डिवीजन। डॉटर सेल में प्रेजेंट सेल के समान बराबर ही क्रोमोसोम्स की संख्या होती है। दिस साइकिल कंसिस्ट टू मेजर पीरियड। एग्जाम्पल इंटरफेज। इस फेज में सेल अपने डीएनए व ऑर्गेनेल को
रेप्लिकेट करती है तथा ग्रो करती है। इंटरफेज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 फेजेज, G1 एस फेज, G2 फेज। G1 फेज में होता है रेप्लिकेंट मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स नीडेड फॉर सेल डिवीजन। बी है एस फेज, डीएनए रेप्लिकेशन अकर। इसमें होता है रेप्लिकेशन मीन्स डीएनए टू न्यू डीएनए फॉर्मेशन। सी है G2 फेज, एंजाइम एंड अदर प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड। एंड माइटोसिस में ही फर्स्ट थी इंटरफेज और सेकंड है माइटोटिक फेज। यह फेज पुनः 4 फेजेज के जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में डिवाइड होती है। पहली है प्रोफेज। न्यूक्लियस के क्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स अधिक डेंसिली स्ट्रेन होकर क्रोमोसोम्स में ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं तथा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अदृश्य मतलब डिसअपियर हो जाते हैं। सेकंड है मेटाफेज। क्रोमोसोम्स दोनों सेंट्रियोल्स के बीच में इक्वेटोरियल फेज पर अरेंज हो जाते हैं। सी है एनाफेज। क्रोमेटाइज डिवाइड होकर सेल के अपोजिट पोल की ओर चले जाते हैं। डी है टीलोफेज। क्रोमोसोम्स के प्रत्येक पोल पर पहुंचने के बाद प्रोफेज में होने वाले चेंजेज रिवर्स हो जाते हैं, अतः क्रोमोसोम पुनः क्रोमैटिन फॉर्म में बन जाते हैं तथा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स पुनः बन जाती है। बी है मियोसिस। सेल डिवीजन का पहला भाग था माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस। मियोसिस मतलब रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन। इसमें डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स की संख्या प्रेजेंट सेल से आधी हो जाती है। यह गोनाड्स में गैमेट जैसे स्पर्म व एग के निर्माण द्वारा होता है। इसमें इंटरफेज तो माइटोसिस के समान ही होता है, लेकिन माइटोसिस से भी भिन्न इसमें मियोसिस 2 सक्सेसिव स्टेज जैसे मियोसिस फर्स्ट व मियोसिस सेकंड में होता है। मियोसिस फर्स्ट को ट्रू मियोसिस कहते हैं क्योंकि इसी के दौरान सेल में क्रोमोसोम्स के डिप्लॉयड नंबर से हैप्लॉयड नंबर होता है। मियोसिस सेकंड के दौरान केवल दोनों हैप्लॉयड सेल डिवाइडेड होकर 4 हैप्लॉयड सेल बनाती है। तो ये हो गई हमारी सेल कंप्लीट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टिश्यू। तो अब हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू। सेल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। टिश्यू में है समान सेल तथा इनके इंट्रासेलुलर सब्सटेंस का ग्रुप जिनका कॉमन ओरिजिन हो तथा जो एक पार्टिकुलर फंक्शन करते हैं टिश्यू कहलाता है। बॉडी टिश्यू को उनके फंक्शन तथा स्ट्रक्चर के अनुसार निम्न 4 मेजर ग्रुप में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, बी है कनेक्टिव टिश्यू, सी है मसल टिश्यू एंड डी है नर्व टिश्यू। तो हम पहला पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू बॉडी सरफेस को कवर करते हैं तथा होलो ऑर्गन बॉडी कैविटी व डक्टस को लाइन करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू की सेल कंटिन्यूअस शीट्स में या तो सिंगल या मल्टीपल लेयर में व्यवस्थित होती है। सेल के मध्य बहुत कम स्पेस होता है। एपिथेलियल टिश्यू एवास्कुलर टिश्यू होते हैं किंतु इनकी स्वयं की नर्व सप्लाई होती है। टाइप ऑफ एपिथेलियम। एपिथेलियम 2 प्रकार के होते हैं जैसे कवरिंग व लाइनिंग एपिथेलियल तथा ग्रैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू में डिवाइडेड करते हैं जैसे ग्रैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम सेल का समूह जो सिक्रेशन पैदा करने में कैपेबल हो ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू कहलाते हैं। यह टिश्यू एंडोक्राइन तथा एक्सोक्राइन ग्लैंड में पाए जाते हैं। ग्लैंड एक सिंगल सेल अथवा सेल के एक समूह
की बनी हो सकती है जो डक्ट द्वारा अथवा डायरेक्ट ब्लड में अपने स्राव को सिक्रेट करती है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम एक मल्टीफंक्शनल एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। यह बॉडी के अन्य टिश्यू से जुड़कर बॉडी में कई वाइटल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। बी है कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम टिश्यू। यह स्किन की ओवर कवरिंग तथा डक्टस में बॉडी कैविटी की लाइनिंग बनाती है। यह सेल की लेयर के आधार पर पुनः दो प्रकार से विभाजित किया जाता है, जैसे सिंपल एपिथेलियम और सेकंड है, आपको दिख रहा हो तो नहीं दिख रहा, इसमें है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, उसमें मल्टी लेयर बनते हैं। तो पहला है सिंपल एपिथेलियम। यह सेल की सिंगल लेयर की बनी होती है। सेल की शेप के आधार पर सिंपल एपिथेलियम 4 प्रकार की बनी होती है, ये भी 4 प्रकार की बनी होती है। सीक्वेंस एपिथेलियम और प्रिवेमेंट एपिथेलियम। यह फ्लोर की टाइटल जैसी फ्लैट सेल की सिंगल लेयर से बनी होती है, अतः इनमें से डिफ्यूजन आसानी से हो जाता है। एग्जाम्पल लाइनिंग ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, फ्रॉम सीरस मेम्ब्रेन लाइक प्लूरा, पेरिटोनियम एंड पेरिकार्डियम, लंग एल्वेलाई एंड बोमेन कैप्सूल। फंक्शन होता है इसका फिल्ट्रेशन होता है, जैसे ब्लड फिल्ट्रेशन इनटू किडनी, डिफ्यूजन ऑफ O2 इनटू ब्लड वेसल्स फ्रॉम लंग एंड ऑस्मोसिस। सिंपल एपिथेलियम में बी है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यह एपिथेलियम क्यूब शेप सेल की बनी होती है। यह रीनल ट्यूबल लाइनिंग ऑफ डक्टस ऑफ ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशन पोर्शन में पाई जाती है। फंक्शन होता है इसका सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। और सी है सिंपल नॉन सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम। सिंपल नॉन सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम, यह एपिथेलियम रेक्टेंगुलर शेप सेल की बनी होती है। यह एपिथेलियम जीआईटी की लाइनिंग तथा कई ग्लैंड्स की डक्ट में पाई जाती है। फंक्शन होता है इसका सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इन सेल्स में बहुत से ऑर्गेनेल्स होते हैं जो हाई लेवल के सिक्रेशन तथा एब्जॉर्प्शन के लिए समर्थ होते हैं। ग्लोबुलेट सेल मॉडिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम सेल की होती है जो म्यूकस सिक्रेशन करती है। डी सीलिएटेड सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम। इस एपिथेलियम की कोशिकाएं सीलिएटेड रेक्टेंगुलर आकार की होती है। यह लाइनिंग और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूट्रस, पैरानेजल, साइनस, फैलोपियन ट्यूब व वेंट्रिकल में पाई जाती है। फंक्शन, इसके फंक्शन है सीलियरी एक्शन द्वारा म्यूकस तथा अन्य सबस्टेंस को मूवमेंट देती है। सेकंड है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। फर्स्ट सिंपल एपिथेलियम थी एंड सेकंड है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ये इसमें मल्टीपल लेयर होती है। यह भिन्न भिन्न शेप की सेल की कई लेयर्स की बनी होती है। बेजल लेयर में लगभग सेल डिवीजन होता है, लगातार सेल डिवीजन होता है बेजल लेयर में। बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। इसे नाम एपिथेलियम लेयर में उपस्थित सेल की शेप के आधार पर दिया जाता है। इसका फंक्शन है यह अंडरलाइन स्ट्रक्चर को ड्राविंग तथा टीयरिंग से प्रोटेक्ट करती है। इसके अंदर ए स्ट्रेटिफाइड सीक्वेंस स्क्वेमस एपिथेलियम, ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के प्रकार हैं। इसमें ये स्ट्रेटिफाइड एक्वेमस एपिथेलियम के अंदर है डीपेस्ट लेयर में कोलुमनार शेप तथा एपिकल लेयर में सीक्वेंस फ्लैट शेप की सेल होती है। स्ट्रेटिफाइड
स्क्वेमस एपिथेलियम निम्न 2 प्रकार की होती है। इसमें भी 2 प्रकार हैं। पहला है केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। यह वियरिंग तथा टियरिंग के चांसेस वाली ड्राई सरफेस पर पाई जाती है, जैसे स्किन, हेयर तथा नेल। सेकंड है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। यह वियरिंग तथा टियरिंग के चांस वाली वेट सरफेस पर पाई जाती है, जिसे माउथ, एनल, कैनल, वेजाइना तथा आई का कंजक्टाइवा। इसमें बी है, पहली थी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम एंड ये बी है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की प्रकार है, लेयर है उसकी। एपिथेलियम लेयर में क्यूबॉइडल शेप की सेल होती है। यह रेयर प्रकार की एपिथेलियम है तथा मेल यूरेथ्रा के भाग तथा स्वीट ग्लैंड की डक्ट में होती है। सी है स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार एपिथेलियम। एपिकल लेयर में कोलुमिनार शेप की सेल होती है। लाइन पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, स्मॉल एरिया इन एनल म्यूकस मेम्ब्रेन। डी है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का ही एक रूप जिसमें क्यूबॉइडल सेल मैकेनिकल चेंजेज जैसे स्ट्रेचिंग तथा रिकॉइलिंग में एडजस्ट हो जाती है। एपिकल लेयर में भिन्न भिन्न शेप की सेल होती है। इसे नाम एपिकल लेयर में उपस्थित सेल की शेप के आधार पर दिया जाता है। इस प्रकार के टिश्यू केवल यूरिनरी सिस्टम में पाए जाते हैं। इसका फंक्शन है इट परमिट डिस्टेंशन। सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू जो बॉडी के अन्य पार्ट तथा टिश्यू को सपोर्ट तथा कनेक्ट करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। यह बॉडी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले मोस्ट अबंडेंट तथा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू होते हैं। इनका फंक्शन होता है अन्य टिश्यू को आपस में बांधते हैं एवं सपोर्ट तथा स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। इंटरनल ऑर्गन को इंसुलेट मतलब कुचालक तथा प्रोटेक्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन लाइक ब्लड। स्टोरेज फंक्शन जैसे एडिपोज टिश्यू फैट को स्टोरेज करते हैं। यह इम्यून रिएक्शन की मुख्य साइट होती है, जैसे कुफर सेल तथा मैक्रोफेज। इसके स्ट्रक्चर बताए गए हैं। यह 2 आधारभूत तत्व सेल तथा मैट्रिक्स से बने होते हैं। पहला सेल। कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स एक दूसरे से वाइडली सेपरेटेड होती है। कनेक्टिव टिश्यू निम्न सेल्स में पाई जाती है, जैसे फाइब्रोब्लास्ट सेल, एडिपोस सेल और फैट सेल और एडिपोसाइटिस। फाइब्रोब्लास्ट सेल होती है, यह कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाने वाली सेल में सबसे अधिक संख्या में होती है। यह ब्रांचिंग प्रोसेस के साथ पाई जाने वाली लेयर फ्लैट सेल होती है। यह सेल कोलेजन तथा इलास्टिक फाइबर्स प्रोड्यूस करती है। यह हीलिंग साइट वाउंड हीलिंग पर अधिक सक्रिय होती है। सेकेंड है एडिपोज सेल। यह एडिपोज टिश्यू एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसमें यह पाई जाती है। यह अपने साइटोप्लाज्म में फैट ट्राइग्लिसराइड को स्टोरेज करती है। यह स्किन के नीचे तथा ऑर्गन्स जैसे किडनी, हार्ट इत्यादि के चारों तरफ पाई जाती है। थर्ड है मास्ट सेल। बेसोफिल जैसी एक बड़ी टिश्यू सेल जो इम्यूनोग्लोबिन ई IgE द्वारा मीडिएटेड इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के लिए जिम्मेदार होती है। यह सेल में सर्कुलेट नहीं होती। यह सेल ब्लड वेसल में मोस्ट कॉमनली पाई जाती है, यद्यपि यह सभी टिश्यू में पाई जाती है। यह सेल स्टामिन ए लोकल हार्मोन का निर्माण करती है। स्टामिन एक सब्सटेंस होता है जो हिस्टिडीन एमिनो एसिड से बना होता है। स्टामिन टाइप फर्स्ट हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन
अथवा सीवियर एलर्जिक जैसे एनाफाइलेटिक रिएक्शन जैसे यूर्टिकेरिया, एलर्जिक रिनाइटिस, अस्थमा, एंजियोएडिमा के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। हिस्टामिन बॉडी में निम्न चेंजेस लाता है जैसे डायलेशन ऑफ बॉडी वेसल्स, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ एसिड बाय द स्टोमक, स्मूथ मसल्स कॉन्स्ट्रिक्शन। इसके एग्जाम्पल जैसे ब्रोंकाई। म्यूकस प्रोडक्शन टिश्यू स्वेलिंग एंड इचिंग। फोर्थ है मैक्रोफेज। यह मोनोसाइट से डेवलप होती है। यह दो प्रकार की जैसे फिक्स्ड व वंडरिंग मैक्रोफेज होती है। मैक्रोफेज बैक्टीरिया को एनवेलप करके फैगोसाइटोसिस करती है। पांचवा है प्लाज्मा सेल। यह बी लिम्फोसाइट से डेवलप होती है। यह इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी सिक्रेट करती है जो फॉरेन बॉडी पर आक्रमण करते हैं। प्लाज्मा सेल मुख्यतः जीआईटी तथा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती है। 6 है डब्ल्यूबीसी। कई विशेष कंडीशन में कुछ डब्ल्यूबीसी ब्लड में कनेक्टिव टिश्यू में चली जाती है जैसे न्यूरोफिल ब्लड से निकलकर इन्फेक्शन की साइट पर पहुंच जाती है। बी है मैट्रिक्स। कनेक्टिव टिश्यू के दो महत्वपूर्ण तत्व थे, पहला सेल और दूसरा मैट्रिक्स। सेल के मध्य का स्पेस मैट्रिक्स द्वारा भरा होता है। मैट्रिक्स फाइबर्स तथा ग्राउंड सबस्टेंस का बना होता है। सेल तथा फाइबरस के मध्य के मटेरियल को ग्राउंड सबस्टेंस कहते हैं जैसे H2O, हाइलोरिक एसिड तथा पॉलीसेकेराइड्स। हाइलोरिक एसिड कनेक्टिव टिश्यू के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पाए जाने वाला म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स होता है और जो एक बाइंडिंग और प्रोटेक्टिव एजेंट के रूप में काम करता है। फाइब्रस। मैट्रिक्स में 3 प्रकार के फाइबर्स पाए जाते हैं। फाइबर्स एक सेलुलर प्रोडक्ट होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स फाइब्रोब्लास्ट सेल द्वारा सीक्रेट होते हैं। पहला है कोलेजन फाइबर्स। यह कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं। ये बॉडी में सबसे मजबूत फाइबर होते हैं अतः कनेक्टिव टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। सेकंड है इलास्टिक फाइबर। यह इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। इनमें रिलैक्स्ड लेंथ में 150% तक स्ट्रेच होने का यूनिक गुण पाया जाता है। थर्ड है रेटिकुलर फाइब्रस। यह कोलेजन फाइबर की तरह ही कनेक्टिव टिश्यू को सपोर्ट तथा स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट है लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसमें फाइब्रस कम तथा सेल अधिक होते हैं अतः सेल्स व फाइब्रस लूजली व्यवस्थित होते हैं। इट अगेन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सब टाइप्स। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में फैले हुए होते हैं। यह बॉडी की लगभग सभी संरचनाओं में उपस्थित होते हैं अतः यह बॉडी का पैकिंग मटेरियल कहलाते हैं। इट कंटेन्स ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन एंड एलास्टिन फाइबर्स। यह मुख्यतः सभी म्यूकस मेम्ब्रेन्स की एपिथेलियम के नीचे तथा सबक्यूटेनियसली मिलते हैं। फंक्शंस होता है इसका प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड सपोर्ट। बी है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। यह टिश्यू एडिपोज सेल के बने होते हैं तथा इनके साइटोप्लाज्म में ट्राइग्लिसराइड की सिंगल ड्रॉपलेट होती है। इसका फंक्शन होता है
हीट लॉस कम करते हैं, एनर्जी रिसीवर का काम करते हैं तथा ऑर्गन्स को सपोर्ट व प्रोटेक्ट करते हैं। सी है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसमें मुख्यतः रेटिकुलर फाइब्रस होते हैं। इसका फंक्शन है फॉर्म स्ट्रोमा ऑफ लीवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड इत्यादि। फर्स्ट था कोलेजन फाइबर मैट्रिक्स का भाग और सेकंड है डेनेस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें फाइबर्स अधिक संख्या में होते हैं, अतः सेल व फाइबर्स भली भांति जुड़े होते हैं। इसमें ए है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इनके फाइबर्स के समांतर बंडल्स में व्यवस्थित होते हैं। जैसे लिगामेंट, यह एक बोन को अन्य बोन से जोड़ते हैं तथा टेंडन्स, यह स्केलेटल मसल से बोन को जोड़ते हैं। इसका कार्य होता है कई स्ट्रक्चर के मध्य मजबूत अटैचमेंट उपलब्ध कराते हैं। बी है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। सेल तथा फाइब्रस अव्यवस्थित रूप से अरेंज्ड होते हैं जैसे स्किन के कनेक्टिव टिश्यू। फंक्शंस होता है इसका, यह कई दिशाओं में पुलिंग स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। सी है इलेक्ट्रिक कनेक्टिव टिश्यू। इसमें मुख्यतः इलास्टिक फाइब्रस होते हैं। इसका फंक्शन होता है ऑर्गन जैसे लंग्स, आर्टरेसिया इत्यादि को स्ट्रेच होने का गुण प्रदान करते हैं। थर्ड है कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। बोन्स को छोड़कर बाकी अन्य सभी कनेक्टिव टिश्यू से यह अधिक मजबूत होते हैं। कार्टिलेज की मैच्योर सेल को कॉन्ड्रोसाइट व इमेच्योर सेल को कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं। यह कॉन्ड्रोसाइट्स कोलेजन तथा इलास्टिक फाइब्रस के बने होते हैं। कार्टिलेज में कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, अतः यह बहुत धीरे धीरे हील होते हैं। इसमें ए है हेलिन कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। यह बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली तथा सबसे कमज़ोर कार्टिलेज होती है। यह कार्टिलेज लैरिंक्स, ट्रेकिया तथा ब्रोंकाई का कुछ भाग, रिब्स का एंटीरियर एंड नोज तथा फीटल स्केलेटन का अधिकांश भाग बनाती है। बी है फाइब्रो कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। यह सबसे मजबूत कार्टिलेज होती है क्योंकि इसमें कोलेजन फाइब्रस होते हैं। यह इंटरवर्टेबल डिस्क तथा प्यूबिक सिम्फाइसिस में पाई जाती है। सी है इलास्टिक कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। इनमें इलास्टिक फाइब्रस होने के कारण इनकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है। ये किसी स्ट्रक्चर को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है जैसे एक्सटर्नल ईयर तथा ब्लड वेसल्स की ट्यूनिका मीडिया। फोर्थ है बोन। बोन को हम स्केलेटल सिस्टम की डिटेल में देखेंगे और नेक्स्ट हम ब्लड पढ़ेंगे, इसके आगे लिम्फ पढ़ेंगे और ये सेल एंड टिश्यू हमारा टॉपिक पूरा होता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो।